नमस्कार टू ऑल ऑफ़ यू। जैसे मैंने आगे बताया था कि पीएचडी एडमिशन इन वीएनएसयू 2026 के पेट एग्ज़ाम के रिलेटेड उसके बाद रजिस्ट्रेशन से लेके नोटिफिकेशन तक आपको किस तरीके से जाना है, मतलब आपको किस किस रूल को फॉलो करना है, इनकी डिटेल में गाइडलाइन जो रखी गई है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्लीज़ इसे बहुत अच्छे से देखना और समझना, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करो। देखो, ये वीडियो पूरी देखने के बाद 110% आप बहुत खुश होगे। इसका रीज़न है, इनके जो रूल्स है वो रूल्स हमें जानना बहुत ज़रूरी है। हम क्या करते हैं कि रूल्स जानते ही नहीं, और शुरू करने के बाद जब फंसेंगे तब जानोगे तो वो देर हो चुकी होगी। उससे अच्छा है मैं आपको 1 to 1 सब दिखा देता हूँ, ताकि एग्ज़िट तक आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर ये हुआ तो, अगर वो हुआ तो, ऐसे जो आपके क्वेश्चंस है उनमें से मैं यहाँ आपको पूरी तरीके से वाकिफ़ करवाने जा रहा हूँ कि इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो मैंने इतने पॉइंट्स को लिया है और इसके साथ हम ये वीडियो कंप्लीट करेंगे। Once again, I am requesting to all of you, please watch this video carefully. It is so much important for all of you. Really, I am telling. After watching this video, अगर आपको ये लगे ना कि ये बकवास है, बोलना मैं YouTube पर से इसको निकाल दूंगा। ये रूल है जो जानने चाहिए हमें, जो नहीं जानते। तो शुरुआत करते हैं हम। अब ड्यूरेशन ऑफ द पीएचडी प्रोग्राम, अगर हम बात करें, सॉरी कोर्स वर्क से शुरू करना था, कोर्स वर्क से शुरू करें तो पहला जो पीएचडी प्रोग्राम का रूल है वो कोर्स वर्क का है। ये यूजीसी की ही गाइडलाइन थी और उसके तहत ये यूनिवर्सिटीज़ ने अपनाया है। The credit requirement for the PhD coursework shall be minimum 12 credits. 12 क्रेडिट तक यह लाने की, मतलब ये मिनिमम 12 क्रेडिट चाहिए to complete this. The Research and Recognition Committee may also recommended UGC approve online courses as a part of credit requirement for the PhD program. तो कोर्स वर्क सबके लिए कंपलसरी है। सर मैं ना करूँ तो ना चले? नहीं, ये है वो यूजीसी अप्रूव है और रिकग्नाइजेशन कमिटी जो है उसके थ्रू ये पूरा चलाया जाता है और हमारे लिए ये कंपलसरी है। ये हमें मिस नहीं करना है। ये आपको कब करना है? आफ्टर रजिस्ट्रेशन, मतलब जब आपकी प्रेजेंटेशन हो जाएगी और आपको एक पीएचडी स्कॉलर के तौर पर एक्सेप्टेंस मिलेगा तब। All candidates admit to the PhD program must complete the coursework prescribed by the university within the first year 2 semester। मतलब आपके पीएचडी कोर्स का जो फर्स्ट ईयर, मतलब 2 जो सेमेस्टर हो गए वो कोर्स वर्क के हो गए। A PhD scholar is required to secure a minimum 55% marks or equivalent grade on the UGC 10-point scale in the coursework to remain eligible to continue the PhD program and to submit their thesis। मतलब कोर्स वर्क जो चलाया जाएगा उसके बाद एक एग्ज़ाम होगी जिसके अंदर मिनिमम 55% मार्क्स आपके होने चाहिए या तो इक्विवेलेंट ग्रेड लाने हैं, और ये यूजीसी ने तय किया है, ये कोई हमारा घर का नहीं है। तो कोर्स वर्क के बाद एक एग्ज़ाम होती है, उसमें आपको ये एलिजिबल होना है और हो ही जाते हैं। हमने जब मास्टर तक पेट, जीसेट, नेट क्वालिफाई कर दिए तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। PhD scholar may be assigned 4 to 6 hours of teaching or research assistantship per week, which could include conducting tutorials, assisting in a laboratory work or performing evaluation duties। तो ये तो नेचुरल है, जो PhD करेगा वो ये सब करने ही वाला है। Duration of the PhD program. The PhD program shall have a minimum duration of 3 years।
ये जो पीएचडी प्रोग्राम है वो मिनिमम 3 इयर्स के लिए, मतलब 6 सेमेस्टर तक मिनिमम होगा, इंक्लूडिंग कोर्स वर्क। मतलब ऐसा नहीं कि अलग से 1 साल कोर्स वर्क और उसके बाद के 3 साल मतलब 4 साल, ऐसा नहीं, इंक्लूडिंग कोर्स वर्क, मतलब ये 3 साल के अंदर कोर्स वर्क आ चुका है। एंड मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ 6 ईयर्स, मतलब मैक्सिमम हमें 6 साल में इसे कंप्लीट करना है, मतलब 12 सेमेस्टर। फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू द पीएचडी प्रोग्राम, जब आपके पीएचडी प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन हो जाएगी उस डेट से लेके आपको मैक्सिमम 6 ईयर तक ये कंप्लीट करना है, मतलब 12 सेमेस्टर। चलो अगर मगर की जो बात है ना वो मैं 12 अब दिखा रहा हूँ। एंड additional 2-year 4 semester may be granted through the process of re-registration. Registration number and date shall remain unchanged upon the request of research scholar, recommendation of the research scholar advisor committee RAC, and approval of the research and recognition committee RRC. अब देखो कोई ऐसा है कि भाई उनकी 6 साल के अंदर पीएचडी का कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उनको क्या किया जाता है, एडिशनल 2 ईयर दिए जाते हैं, मतलब 4 सेमेस्टर। पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें आरएसी एंड आरआरसी की सम्मति लेनी पड़ती है, मतलब हमें इसे एक रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि हमें 2 साल एडिशनल चाहिए फॉर कंप्लीशन वर्क। हाँ एक बात है, क्या सर इसमें फिर रजिस्ट्रेशन करना होगा, नहीं। अब क्या कह रहे हैं, री रजिस्ट्रेशन मतलब आपको एक्सटेंशन मिला है जिसके अंदर क्लियर कट कहा है कि रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट शेल रिमेन चेंज। उसमें आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर, जो पीएचडी प्रोग्राम ज्वाइन करोगे तब जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा उसमें एक डेट होगी और उसमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वो वापस नया नहीं करवाना है, रिमेनिंग एज इट इज़। बस इसे अप्रूवल लेना है कि 2 साल हमने ज़्यादा, मतलब 4 सेमेस्टर के लिए हम ज़्यादा रिक्वायरमेंट अपनी रख रहे हैं। However, the total period of the completing the PhD program shall not exceed 8 years, मतलब 8 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 16 सेमेस्टर फ्रॉम द डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन। अब देखो एक चीज़ याद रखना, डे गिने, मंथ गिने, साल गिने, सेमेस्टर गिने, ये जो सब कुछ गिनना है ना वो आपकी रजिस्ट्रेशन डेट के हिसाब से ही गिनना है, बराबर। ऐसा हो सकता है कि पेट एक साथ बहुत लोगों ने क्लियर की, सबकी पीएचडी प्रेजेंटेशन एक साथ हो गई, फिर आपको अलॉटमेंट परमिशन दी गई, बट कोई आज रजिस्ट्रेशन करवाने जाएगा, कोई उसके 2 दिन बाद जाएगा, तो सबकी जो डेट है वो अलग अलग है, तो हमें उस डेट के हिसाब से हमारा ड्यूरेशन काउंट करना है। हाँ इसका मतलब ये भी नहीं कि अभी मैं महीना नहीं जाऊँ वालसी की तरह पढ़ा रहूँ, वो भी नहीं करना है हमें। प्रोवाइडेड फर्दर दैट फीमेल पीएचडी स्कॉलर, अगर कोई फीमेल पीएचडी स्कॉलर है या तो पर्सन विद डिसएबिलिटीज हैविंग मोर देन 40%, अगर 40% से ज़्यादा डिसएबिलिटी वाला है तो इन दोनों के लिए एक और पॉइंट है, एन एडिशनल रिलैक्सेशन ऑफ 4 सेमेस्टर, मतलब उसे और 2 साल एक्सटेंशन दिया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, मिनिमम 3 इयर्स था, मैक्सिमम 6 साल थे। अब कोई है फीमेल ना हो और डिसेबिलिटी वाला ना हो, उनको 2 साल दिए गए, मतलब 6 + 2, ओके। और फीमेल और पर्सन विद डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा है, उन्हें और 2 साल दिए जाएंगे। मे बी अलाउ एन एडिशनल रिलैक्सेशन ऑफ 2 years 4 semester। इन सच केसेस the total period of completing the PhD program shall not exceed 10 years, मतलब 10 साल से ये ज़्यादा नहीं बढ़ने चाहिए, मतलब 20 सेमेस्टर, भगवान करे किसी का ना हो। From the date of registration, female PhD scholar may be provided maternity leave, child care leave for up to 240 days in the entire duration of the PhD program। आपके जो PhD प्रोग्राम की ड्यूरेशन है उसमें फीमेल कैंडिडेट को मैटरनिटी लीव के तौर पर, चाइल्ड केयर लीव पर 240 डेज दिए जाते हैं। ये एक्स्ट्रा नहीं है, क्या लिखा है, एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द पीएचडी प्रोग्राम। समझना इसे, इसीलिए कहा कि इसे अच्छे से देखना।
रिसर्च एंड रिकॉग्नाइजेशन जो कमिटी है RRR, बराबर, there shall be research and recognition committee RRC for each board of studies or a group of subjects as determined by the university in accordance with the provision। अब जो एक्ट है ना उसके तहत 24A2 के तहत गुजरात पब्लिक यूनिवर्सिटी यूनिफॉर्म, तो उनके तहत पर एक RRC कमेटी होती है। कौन सी है? रिसर्च एंड रिकॉग्नाइजेशन कमेटी। द पावर ऑफ एंड फंक्शंस ऑफ रिसर्च एंड रिकॉग्नाइजेशन कमेटी, मतलब ये RRC क्या करती है? तो एक, टू एवेल्यूएट रिसर्च प्रपोजल्स, कंडक्ट इंटरव्यूज, वाइवा वॉइस एंड और रिसर्च प्रपोजल प्रेजेंटेशंस एंड रिकमेंडेड the list of admitted candidates including the approval research titles, allocation of research supervisor and constitution of the research advisory committee RAC for each recommended candidate as prescribed in clause 9.1। तो ये RAC कमिटी, RR कमिटी है, RRC कमिटी है। क्या करे? एक तो रिसर्च प्रपोजल को देखेगी, समझेगी, इंटरव्यू, वाइवा वॉइस, रिसर्च प्रपोजल के अंदर, प्रेजेंटेशन के अंदर वो हो गए, रिकमेंडेड द लिस्ट ऑफ एडमिटेड कैंडिडेट, ओके, वो भी उनको देखेंगे, इंक्लूडिंग द अप्रूव्ड रिसर्च टाइटल, वो देखते हैं, अलोकेशन ऑफ रिसर्च सुपरवाइज़र, जो स्टूडेंट को रिसर्च सुपरवाइज़र प्रोवाइड हो गए। तो ये सब काम इनका है, मतलब ये हमें सब सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। टू प्रोस्प्यूट द ड्राफ्ट करिकुलम फॉर द कोर्स वर्क टू एकेडमिक काउंसिल फॉर अप्रूवल। कोर्स वर्क की जो करिकुलम है वो भी वही डिसाइड करते हैं। टू अपॉइंट अ पैनल ऑफ पेपर सेटर, एग्जामिनर्स फॉर द पर्पस ऑफ क्वेश्चन पेपर सेटिंग एंड एवोल्यूशन ऑफ कोर्स वर्क एग्जामिनेशन, मतलब ये सब वही देखते हैं। टू फॉरवर्ड द एवोल्यूशन report of the coursework examination to the controller of examiner for the preparation and declaration of result, मतलब वो result वही देखेंगे। To recommended a panel of referees for the evaluation of the thesis, जब आप thesis रखोगे तब रेफरी की जो पसंदगी होती है, कुछ रेफरी के नाम जो सजेस्ट किए जाते हैं, तय किए जाते हैं। To appoint the research advisory committee RAC for each admitted PhD scholar, एक स्टूडेंट को एक, in the event of unforeseen circumstances, the vice chancellor in consultation with the dean of the concerned faculty and or the chairperson of the research advisory committee may appoint or substitute an expert in the RAC। जो एक रेफरी चाहिए, एक सजेशन करेंगे। टू अंडरटेक एनी अदर एकेडमिक रिसर्च और डेवलपमेंट रिलेटेड टास्क एज मे बी असाइन बाय द बोर्ड ऑफ डीन्स, द फैकल्टी और द एकेडमिक काउंसिल। तो ये काम भी इनका है, इनके हक में है ये, मतलब ये इनकी पावर है। रिसर्च एडवाइजरी कमेटी RAC, ये क्या है? द कंपोजिशन ऑफ रिसर्च एडवाइजरी कमेटी फॉर अ PhD स्कॉलर, the research supervisor of the concerned PhD scholar shall act as the convener of the committee। PhD स्टूडेंट को जो सुपरवाइजर दिया गया है रिसर्च के लिए करवाने के लिए, वो कन्वीनियर की तौर पर, कमिटी के कन्वीनियर की तरह वर्क करते हैं। Two experts who are recognized PhD supervising teacher shall serve as a member of the committee। इसमें दो अलग से आपको एक एक्सपर्ट्स दिए जाएंगे। क्यों? कि भाई आप जो काम कर रहे हैं ये, इसमें कोई प्रॉब्लम है, सजेशंस देंगे ताकि आगे जाके आपको कोई दिक्कत ना आए। दिस एक्सपर्ट्स में बी ड्रॉ फ्रॉम यूनिवर्सिटी एंड और अदर यूनिवर्सिटीज, मतलब जो दो एक्सपर्ट हो गए वो हो सकता है कि इसी यूनिवर्सिटी के हो या आउट ऑफ यूनिवर्सिटी के हो। हाउएवर इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस द वाइस चांसलर अपॉइंट अ रिसर्च साइंटिस्ट और अ स्कॉलर विथ experts in the relevant research area from reputed and recognized research organization। हो सकता है कि वाइस चांसलर के थ्रू। अब ये देखो, ये हमारे ही लिए है ताकि हमारा जो वर्क है, काम है, वो और अच्छा बने, कोई प्रॉब्लम ना आए और बच्चा अच्छे से PhD कर सके। द पावर एंड फंक्शंस ऑफ रिसर्च एडवाइजरी कमिटी RAC के पास कौन से पावर है? टू
पीरियोडिकली रिव्यू एटलीस्ट वंस एवरी 6 मंथ्स, हर 6 महीने में प्रेजेंटेशन देना होता है, मतलब प्रोग्रेस रिपोर्ट। The progress of the PhD scholars' research work can provide appropriate recommendation to improve the study design and research methodology। बच्चा क्या करेगा, हर 6 महीने में प्रेजेंटेशन देना होता है कि मेरा काम मैंने ये किया है, इतने तक किया है, मुझे ये रिजल्ट मिले हैं। अब क्या है कि RSC उसे देखेगी, अगर उसे लगे कि यहाँ कोई सजेशंस देने लायक है तो वो ज़रूर देंगे, और वो हमारे अच्छे के लिए ही देंगे, ताकि हम हमारी और अच्छे से वर्क को फिनिश कर सके। द PhD scholar shall present and submit a brief report on the progress of the research work during the periodic review committees। वो एक रिव्यू देंगे, भाई इसका ये है, ऐसा है, गुड है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। The research advisory committee RSC shall evaluate the work, provide gradients and submit its recommendations along with the scholar's progress report to the university। वो यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चे के रिपोर्ट के साथ इसे जोड़ा जाता है। A copy of this recommendation shall also shared with the PhD scholar, उसके साथ भी शेयर की जाती है। In case of any need to change or modify the research topic or title, the RSC shall approve the revision and communication the same to the university for execution। अब देखो एक बात है, अगर आपका वर्क और आपकी टाइटल में अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है या तो उसमें मेल नहीं बैठ रहा है, तो RSC कमिटी सजेस्ट करेगा कि आप अपनी टाइटल चेंज करो। देखो टाइटल चेंज कर सकते हैं, उसके रूल आगे मैं बताता हूँ। The university shall intimate the change to the PhD supervisor, the concerned PhD scholar and the research and recognition committee RRC। ये हो भगवान करे ना किसी को करने की ज़रूरत पड़े। If the research advisory committee RSC finds the progress of the PhD scholar unsatisfactory, अगर इसे लगे कि ये satisfactory नहीं है, मतलब satisfied नहीं है, it shall document the reasons and propose corrective measures, इसे करेक्ट करेंगे। If the scholar fails to implement these measures, बच्चे को कहा गया है कि आपको ऐसा चेंज करना है, पर फिर भी बच्चा फेल हो रहा है उसे implement में, the RSC may recommend with specific justification the cancellation of the scholar's registration in the PhD program to the university for its exclusion। The university shall intimate the cancellation of the registration to the member of the RSC and concerned PhD scholar and research and recognition committee। अब देखो बच्चे को ये सही सलाह देंगे, ऐसा नहीं गुमराह करेंगे और उसकी कंप्लीट ही करवाएंगे। हर टीचर की डेफिनेशन ही यही है, वो अपने बच्चों की प्रोग्रेस चाहते हैं, बराबर। The research advisory committee RSC will evaluate the progress of research of its concerned PhD scholar and submit its report to the research and recognition committee। बच्चे की जो रिव्यू रिपोर्ट है उसे RRC को देंगे। Before the submitting thesis, अब यहाँ से और इम्पोर्टेंट सुनना, बिफोर सबमिटिंग द थीसिस, जब आपका काम खत्म हो जाए और आप सबमिट करना चाहते हो थीसिस, पर उससे पहले PhD scholar shall make a pre-thesis submission presentation before the research advisory committee। रिसर्च एडवाइजरी कमिटी के सामने हमें प्री-थीसिस प्रेजेंटेशन देना होता है, सबमिशन करवाना होता है, which shall also be open to all faculty member and other research scholar। और जब हम प्री-थीसिस कोई दे रहा है तो उसमें ओपन टू ऑल फैकल्टी मेंबर, कोई भी जा सकता है, एंड अदर रिसर्च स्कॉलर, मतलब कोई PhD स्टूडेंट भी जाके उसमें बैठ सकता है। द रिसर्च एडवाइजरी कमिटी ऑफ कैंडिडेट में सजेस्ट मॉडिफिकेशन, अपडेटिंग एंड ओमिशंस इफ रिक्वायर्ड, मतलब सजेस्ट करेंगे, चलो इसमें ये चेंज करो, ये चेंज करने लायक है, इसे ऐसा बदलो, या तो इसे अपग्रेड करो, इसे मॉडिफाई करो। At the time of the pre-thesis submission presentation, which may be completed by the candidate and approved by the supervisor teacher before submission of final thesis। मतलब प्री थीसिस प्रेजेंटेशन देने का मतलब यही है कि देखो ये वर्क है, मैंने इस तरह थीसिस को लिखा है, अब वहाँ से जो सजेशंस मिलेंगे उस हिसाब से हम अगर उसमें चेंजेस करें, क्यों, तो कि वह और हमारी थीसिस बेहतर लगे।
और इसके लिए सुपरवाइजर भी साथ में होते हैं। The research advisory committee RSC shall submit a detailed report of the pre-thesis submission presentation to the university, और वो यूनिवर्सिटी को डिटेल में इसकी रिपोर्ट देते हैं कि भाई हाँ बच्चे ने प्री थीसिस दिया है, अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था, या है, और वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे। द यूनिवर्सिटी शैल एक्सेप्ट द थीसिस ऑफ PhD कैंडिडेट अलॉन्ग विद द पॉजिटिव रिपोर्ट ऑफ द रिसर्च एडवाइजरी कमिटी। RSC जो पॉजिटिव रिपोर्ट देगा, ओके बच्चे ने अच्छा काम किया है वगैरह वगैरह, तो उसे यूनिवर्सिटी क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी। Evaluation and assessment method minimum standard credits for award of the degree upon a satisfactory completion of coursework, जब coursework complete किया है satisfactory and obtaining the mark grade as prescribed in the clause 6.3, the PhD scholar shall be required to undertake research work and produce a thesis। जब वो सब तरीके से काम कंप्लीट कर देगा, the research scholar can submit synopsis as determined by the university in term of number of copies and mode of submission। अब क्या होता है, प्री थीसिस ये जो है इनसे साथ सिनॉप्सिस दी जाती है पहले, ओके, on the recommendation of RSC to the university at the earliest duration the 6 term semester, और इसके लिए 6 सेमेस्टर आपके 6 सेमेस्टर की फीस पे हो चुकी है, उसके बाद आप ये कर सकते हो। पर यहाँ भी एक और रूल है, वो पहले देखना पड़ेगा। The research scholar shall make presentation of thesis as a pre-thesis submission presentation before the research advisory committee, not before the completion of 6 टर्म सेमेस्टर। मतलब प्री थीसिस आप कब दे सकते हो, आपके सेमेस्टर मतलब 3 साल खत्म हो जाए उसके बाद, अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। द रिसर्च स्कॉलर शैल हैव टू सबमिट द थीसिस एज डिटरमाइंड बाय द यूनिवर्सिटी इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ कॉपीज। अब यूनिवर्सिटी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे उस हिसाब से आपको थीसिस सबमिट करवानी होती है। जैसे कि मैंने जो 4 थीसिस सबमिट करवानी, हमारे टाइम पर रूल था तो हमने 4 थीसिस सबमिट की थी। उनमें होती है कि एक यूनिवर्सिटी में रहती है, एक आप कॉलेज में रख सकते हो, और 2 रेफरी को दी जाती है, सॉरी यूनिवर्सिटी में तो नहीं पर 2 रेफरी को दी जाती है, एक हमारे पास भी रखनी होती है, तो हमें उस हिसाब से उसे कॉपी निकालनी होती है। मैंने 4 करवाई थी। The research scholar shall have to submit the thesis as determined by the university in terms of the number of copies and mode of submission within the period of 6 months from the date of submission of the synopsis। अब देखो एक चीज़ इंपॉर्टेंट, चलो आपने सोचा कि मैं सिनॉप्सिस सबमिट करके निपटा दूँ, पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सिनॉप्सिस सबमिशन के 6 मंथ जो ड्यूरेशन है, विथ इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द सिनॉप्सिस, जब आपने सिनॉप्सिस सबमिट की है उसके 6 महीने के ड्यूरेशन में ही आपको क्या करनी है, ये सबमिशन करवाना है। तो हमें ये सब देख के चलना है, ऐसा नहीं कि हम सिनॉप्सिस सबमिट कर दे और थीसिस का आता पता ही नहीं है। द PhD स्कॉलर शैल सबमिट फाइनल थीसिस एज पर द यूनिवर्सिटीज गाइडलाइंस रिगार्डिंग द नंबर ऑफ कॉपीज एंड मोड ऑफ सबमिशन। मतलब किस तरह सबमिट करवानी है, कितनी करवानी है, वो गाइडलाइन के हिसाब से। मैंने कहा ना मैंने 4 की थी, विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सिनॉप्सिस सबमिशन। और ये याद रखना है कि सबमिशन 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए, आपकी सिनॉप्सिस सबमिशन के डेट के अंदर। PhD scholar must publish at least 1 research paper in referred journal and make 1 paper presentation in conference seminar before the submission of the thesis for the education and produce evidence for the same in the form of presentation certificate and or reprints photocopies of the paper published। आपको एक चीज़ याद रखनी है, थीसिस कब सबमिट कर सकते हो, सिनॉप्सिस कब सबमिट करनी है, तो आपकी एक रिसर्च पेपर एटलीस्ट पब्लिश की हुई होनी चाहिए। मैं तो कहूँ 1 से ज़्यादा करो। दूसरी बात, आपकी जो रिसर्च पेपर है उसको आपने किसी कॉन्फ्रेंस या तो सेमिनार के अंदर ओरल प्रेजेंटेशन दी होनी चाहिए, या तो पोस्टर प्रेजेंटेशन मतलब प्रेजेंट की होनी चाहिए। आपको सिर्फ अटेंड नहीं,
कॉन्फ्रेंस या सेमिनार अटेंड की बात नहीं है, आपने अपने पेपर को प्रेजेंट किया है। इफ अ पीएचडी स्कॉलर फेल्स टू सबमिट द थीसिस विथ इन स्टेपुलेटेड टाइम, क्योंकि कहा ना कि 6 महीने के अंदर सबमिट करवानी है, और नहीं कर पाए तो हो गया ना, इसीलिए ऐसे रूल बनाने पड़ते हैं। ही मे बी ग्रांटेड एक्सटेंशन ऑफ अ सेमेस्टर अपॉन हिज हर रिक्वेस्ट एंड रिकमेंडेशन ऑफ द पीएचडी सुपरवाइजर एंड अप्रूवल ऑफ द आरएसी। फिर आरएसी के पास अप्रूवल लेना पड़ेगा और उसके बाद आप एक सेमेस्टर के एक्सटेंशन ले सकते हो। The university shall issue an extension letter to the PhD scholar subject to the payment of the term में semester fees and late fees if any। देखो, इसीलिए कहा कि आपको सब देख के चलना है। अगर ऐसा हुआ कि आप थीसिस सबमिशन सिनॉप्सिस सबमिट कर दी, थीसिस सबमिट नहीं कर सकते हो, मतलब आपसे हो नहीं रही है, तो फिर आपको एक्सटेंशन देना पड़ेगा। तो उस हिसाब से अगर यूनिवर्सिटी के रूल्स के हिसाब से फ़ीस के पे करनी पड़ी तो एक सेमेस्टर की फीस देनी पड़ेगी। अ पीएचडी स्कॉलर में बी ग्रांटेड एक्सटेंशन फॉर सबमिटिंग द थीसिस सब्जेक्ट टू द ड्यूरेशन एज प्रिस्क्राइब्ड इन क्लोजर 7। इसीलिए कह रहा हूँ कि हमें सब प्लानिंग अकॉर्डिंग टू प्लानिंग ही चलना है, ऐसा नहीं कि हवा में चल सकते हैं। द थीसिस अलॉन्ग विथ एनी अदर सबमिटेड मटेरियल इंक्लूडिंग आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर और monogram etc. must comply with the university's audience for academic integrity and prevention of plagiarism। अब ये plagiarism क्या है? अब जब आपने थीसिस लिखी है तो उसको एक रिपोर्ट करवानी होती है जिसका नाम है प्लेगियरिज्म रिपोर्ट। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारी थीसिस किसी के साथ कॉपी नहीं है ना, इसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी में से लेना पड़ता है कि भाई हाँ, मेरी थीसिस की जो प्लेगियरिज्म मतलब किसी की कॉपी नहीं है। इसे देखो, ऐसा मत समझना कि आप थीसिस लेके गए, उन्होंने देखा और रिपोर्ट दिया, ऐसा नहीं होता। ये ऑनलाइन प्रोसेस है। जब आप पूरी थीसिस टाइप कर दोगे, उसके बाद बिफोर कॉपी करने से पहले, मतलब उसकी प्रिंट निकालने से पहले, उसकी जो सॉफ्ट कॉपी है उसे लेके यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता है, डिपार्टमेंट होता है वहाँ जाके इसको आपको सबमिट करवानी होती है और उसके बाद इसे इंटरनेशनल रिकॉर्ड के तौर पर देखा जाता है कि आपकी जो थीसिस है वो कितने परसेंटेज मैच हो रही है किसी के भी साथ। वो मैं जब तक जानता हूँ तो लेस देन 10% होना चाहिए प्लेगियरिज्म, और प्लेगियरिज्म 10% से नीचे हो उसके बाद ही प्रोसेस आगे होती है। तो मतलब ये नहीं कि आज चैट जीपीटी आ गया या वो आ गया या ये आ गया तो हम उसमें डाल दे, पूरी थीसिस लिख दे और हम काम ख़त्म कर दे। नहीं, ये कभी नहीं करना है। मतलब हमें उसमें अपनी मेहनत डालनी है, फिर लिखना है उसके रास्ते, पर पहले तो हमें मेहनत ही करनी है। अ पीएचडी स्कॉलर शैल सबमिट द थीसिस फॉर इवैल्यूएशन अलॉन्ग विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। इतने डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। एक, अंडरटेकिंग फ्रॉम द पीएचडी स्कॉलर रिगार्डिंग adherence to research policy as mentioned in the ordinance for academic integrity and prevention of plagiarism, जिसका नाम है एनेक्सर बी। ये सब ऑनलाइन अवेलेबल है, वो तो जब पीएच थीसिस आएगी तब आपको देखना है, अभी कुछ नहीं देखना है। दूसरा है रिसर्च सुपरवाइजर्स सर्टिफिकेट, ओके, जो एनेक्सर सी है। प्लेगियरिज्म डिटेक्शन सर्टिफिकेट जो एनेक्सर डी है। A certificate from the research supervisor attesting to originality of the thesis and that the thesis has not been submitted for the award of any other degree diploma to any other higher education institution। नहीं तो क्या करे, कोई किसी की कॉपी करके कह दे मैंने पीएचडी कर ली, तो ये सब देखना पड़ता है। द पीएचडी थीसिस सबमिटेड, हाँ, ऐसा किसी के दिमाग में खुराफाती आइडिया हो ना कि मुझे कंप्यूटर बहुत अच्छा चलाना आता है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मत रखना, बहुत सारे रास्ते हैं। द पीएचडी थीसिस सबमिटेड बाय अ पीएचडी स्कॉलर शैल बी इवैल्यूएटेड बाय हिज रिसर्च सुपरवाइजर एंड एट लीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स अपॉइंटेड बाय द वाइस चांसलर, one from within the state and one from the out of the state or country from the panel recommended by the research and recognition committee। RRC के तहत जो एक रिसर्च सुपरवाइज़र रेफरी के तौर पर जो होते हैं
उनमें से 2 रेफरी को वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के जो होते हैं वो पसंद करते हैं, मतलब नियुक्त करते हैं। उनमें से जो एक होता है वो हमारे स्टेट का होता है और एक आउट ऑफ स्टेट का होता है। तो जब आप थीसिस सबमिट करवाओगे ना, तब आपकी 2 थीसिस में से एक थीसिस स्टेट, हम गुजरात के हैं तो गुजरात के कोई एक एक्सटर्नल हमारे यूनिवर्सिटी का ना हो ऐसे प्रोफेसर के पास, या तो हम ये कहें कि रेफरी के पास थीसिस जाएगी, और दूसरी जो एक होगी वो आउट ऑफ गुजरात वाले जो प्रोफेसर होंगे उसके पास जाएगी। The university shall forward the PhD thesis to the external examiner appointed by the vice chancellor. The examiner shall submit detailed evaluation report with the stipulated time frame along with their clear recommendation, which shall be one of the following 4 options. अब क्या होगा, दोनों जो रेफरी है वो अपना अपना टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे। वो रिपोर्ट कैसे हो सकते हैं? नंबर 1, एक्सेप्टेड एज इट इज। अगर दोनों ने एक्सेप्टेंस दे दिया, ओके थीसिस ओके है वगैरह वगैरह, तो क्या होगा, द थीसिस विल बी एक्सेप्टेड एज सबमिटेड एंड रिकमेंडेड फॉर द अवार्ड ऑफ द डिग्री। मतलब चलो अब वाइवा प्रेजेंटेशन वाइवा होगा और आप डॉक्टर। दूसरा हो सकता है कि एक्सेप्टेड विथ माइनर मॉडिफिकेशन। ऐसा भी हो सकता है कि जो रेफरी है वो कहे कि भाई आपको ये चेंज करने चाहिए। द स्कॉलर शैल इनकॉर्पोरेट द सजेस्टेड माइनर मॉडिफिकेशन आफ्टर अप्रूवल बाय द रिसर्च सुपरवाइजर। द थीसिस शैल बी एक्सेप्टेड फॉर द अवार्ड ऑफ द डिग्री, PhD डिग्री। तो ऐसा हो सकता है कि भाई कहे कि ओके ये मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। तीसरा है रिवाइज एंड रीसबमिट। मतलब ऐसा भी करे कि रिसर्च स्कॉलर को थीसिस के अंदर जो एग्जामिनर्स ने सजेशंस दिए हैं, ओके, तो वो उसको ध्यान में रखते हुए फर्दर इवैल्यूएशन करना होगा, थीसिस को वापस सबमिट करवानी पड़ेगी। और फोर्थ, रिजेक्टेड, द थीसिस विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द अवार्ड ऑफ द PhD डिग्री। अगर रिजेक्ट की तो, पर हाँ इसमें भी रूल है। कैसे है देखिए, इन एक्सेप्शनल केसेस सच एज when the thesis is written in Gujarati or a language of other than English, अगर गुजराती या तो कोई इंग्लिश के अलावा लैंग्वेज में लिखी हुई है, when there is an unavailability of examiners in a particular subject or research area, the vice chancellor may appoint the both external examiner at his discretion in consultation with the dean of the respective faculty and or research supervisor of the concerned research scholar। अगर ऐसा है कि थीसिस जो है वो गुजराती में है या तो इंग्लिश के अलावा है, दूसरा रिसर्च एरिया ही पूरा डिफरेंट है, तो वाइस चांसलर क्या कर सकते हैं कि ज़रूरी नहीं कि दोनों रेफरी एक गुजरात का और एक आउट स्टेट, दोनों आउट ऑफ हो सकते हैं। ये हमारे अच्छे के लिए ही, चलो हम नहीं कहते कई बार कि ये कौन अच्छे से जानता है, तो कि वो अच्छे से जानता है तो कि हम उसकी सलाह दें, इस तरह है। ये हमारे खिलाफ नहीं है, हमारे सपोर्ट में है। The Viva Voice Board shall consist of research supervisor and at least one of the 2 external examiners appointed by the Vice Chancellor. The Viva Voice shall be open to all। चलो सब ओके है, तो फिर क्या करेंगे, वाइस चांसलर जो 2 रेफरी थे उनमें से किसी एक को यहाँ हमारे वाइवा वॉइस प्रेजेंटेशन के लिए हमें उनको निमंत्रित करेंगे। In a special circumstances, the vice chancellor may be permit the voice to conduct online at request of research supervisor of concerned research scholar। ऐसा हो सकता है कि प्रेजेंटेशन फिजिकल ना हो, मतलब ऑनलाइन करना पड़े कोई रीज़न के तहत। ऐसा नहीं मुझे नहीं देना है, सामने डर लगता है, मैं प्रेजेंट कैसे करूँ, नहीं, कोई रीज़न हो तो ये पॉसिबिलिटी है कि वाइस चांसलर इसे ऑनलाइन के परमिशन दे सकते हैं। द वाइवा वॉइस ऑफ द PhD स्कॉलर टू डिफाइन द थीसिस शैल बी कंडक्टेड इफ बोथ द एक्सटर्नल एग्जामिनर्स रिकमेंडेड एक्सेप्टेंस ऑफ द थीसिस आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग करेक्शंस इफ एनी सजेस्टेड बाय देम। अगर उन्होंने कोई सजेशन दिया है तो करेक्शन करने के बाद, या फिर नहीं दिया है तो एक्सेप्ट ही करेंगे। इफ वन ऑफ द एक्सटर्नल एग्जामिनर रिकमेंड रिजेक्शन, सपोज कोई एक रिजेक्ट कर रहे हैं, the university shall send the thesis to the 3rd external examiner appointed by the vice chancellor from the panel of examiners submitted by the RRC। RRC के जो
सुझाव दिए होंगे, उसमें से कोई तीसरे रेफरी के पास भी भेजेंगे। कब? जब 2 में से एक ने रिजेक्ट किया है। अब तीसरे ने भी रिजेक्ट किया, थर्ड एग्जामिनर रिकमेंड्स एक्सेप्टेंस ऑफ द थीसिस, तो वाइवा हो जाएंगे। इफ द थर्ड एग्जामिनर डज नॉट रिकमेंडेड एक्सेप्टेंस ऑफ द थीसिस, तो भाई मैंने रेड कलर से लिख दिया है द थीसिस शैल बी रिजेक्टेड, और फिर इन एलिजिबिलिटी घोषित की जाएगी, मतलब फॉर पीएचडी। पर ऐसा होता नहीं है। मैंने कहा ना, टीचर अच्छे ही होते हैं, वो बच्चों का प्रोग्रेस ही सोचते हैं। The university shall complete the entire process of evaluating the PhD thesis, including the viva voice result declaration, within 6 months from the date of submission of the thesis। मतलब हमें इतनी जल्दबाजी नहीं दिखानी है, रूल है 6 महीने का। Upon successful completion of the viva voice, the registrar shall issue a notification। आपको एक नोटिफिकेशन देंगे जिसे पाना हमारा ड्रीम होगा, विद द वाइस चांसलर्स अप्रूवल। आफ्टर ऑल वही होते हैं यूनिवर्सिटी के, तो उनके थ्रू ही होता है। आफ्टर इश्यून ऑफ द नोटिफिकेशन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ कैंडिडेट, अगर नोटिफिकेशन इश्यू होने के बाद कैंडिडेट अगर रिक्वेस्ट करता है, द यूनिवर्सिटी शैल इश्यू अ प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्रायर टू एक्चुअल अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री। पर हालांकि मोस्ट ऑफ ये कोई रीज़न के तहत ज़रूरत पड़ती है, बाकी नहीं होगी। ऑल सक्सेसफुल कैंडिडेट शैल बी अवॉर्डेड द पीएचडी डिग्री ड्यूरिंग द कॉन्वोकेशन एज शेड्यूल बाय द यूनिवर्सिटी। आपको पता होगा कि कॉन्वोकेशन होता है, उस दौरान उसे डिग्री दी जाती है। बाकी नोटिफिकेशन से काम चलता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द एवोल्यूशन प्रोसेस द यूनिवर्सिटी शैल सबमिट एन इलेक्ट्रॉनिक कॉपी ऑफ द पीएचडी थीसिस टू इन्फ्लिब्लेन। ये ऑनलाइन देख सकते आप भी, शोध गंगा, उन पर बहुत सारी थीसिस आपको मिल जाएगी। एडमिशन ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट इन पीएचडी प्रोग्राम, अगर कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट पीएचडी प्रोग्राम में ज्वाइन करना चाहते हैं तो इनके तहत ये रूल है। वो मैं नहीं पढ़ूँगा क्योंकि अगर होगा तो ये देख लेना आप। कैंसलेशन ऑफ पीएचडी रजिस्ट्रेशन, भगवान करे किसी का ना हो, और मैं तो आपको ये एडवाइस दूँ, जब आप इसमें कूदो ना तो प्लीज़ इसे आधा अधूरा मत छोड़ो, इसे कंप्लीट करो। In case of progress of the PhD scholar is unsatisfactory, the research advisory committee shall record the reasons for the same and suggest corrective measures if, पर ये होता ही नहीं है, वो लोग अच्छे के लिए ही सुझाव देते हैं। If the PhD scholar fails to implement this corrective measures, the research advisory committee may recommended विथ स्पेसिफिक रीज़न, उसे रीज़न देंगे, और उसके साथ द कैंसलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द पीएचडी स्कॉलर फ्रॉम द पीएचडी प्रोग्राम। पर मोस्टली बच्चे को बिठा के बहुत अच्छे से समझाते हैं। पछन करવું જ ન હોય तो हम ये सोचे कि एक तरफ से हम पैसा भी कमाएं, काम भी नहीं करना और डॉक्टरेट होना है, ये पॉसिबल नहीं है। याद रखना, तो मोस्ट वैल्यूएबल डिग्री है, तो जितनी बड़ी डिग्री है उतना बड़ा तपस्या टाइम देना पड़ेगा। कैंडिडेट विशिंग टू कैंसल हिज हर रजिस्ट्रेशन ऑफ पीएचडी शैल हैव टू सबमिट एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द परमिशन ऑफ द रिसर्च सुपरवाइजर एंड नो ड्यू सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंसर्न डिपार्टमेंट कॉलेज। अगर कोई बच्चा खुद ही अपना कैंसिल करवाना चाहता है तो सुपरवाइज़र की भी परमिशन चाहिए, नो ड्यू सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंसर्न डिपार्टमेंट कॉलेज की तरफ से भी लेना पड़ेगा। ऑन रिसीविंग सच एप्लीकेशंस अ कैंसलेशन लेटर शैल बी इश्यूड टू कैंडिडेट आफ्टर द अप्रूवल ऑफ वाइस चांसलर, और वाइस चांसलर उसे अप्रूवल देंगे। देखिए एक चीज़ कहता हो, किसी के अंडर में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद कैंसलेशन मत करवाओ, उसे पूरा करो, क्या छोड़ो क्या कहे। देखो, जो सुपरवाइज़र हमें पीएचडी के लिए रखते हैं ना, उन्हें कुछ नहीं मिलता, समझ लेना, कुछ नहीं मिलता, उन्हें कुछ नहीं मिलता। उसका हम उपकार में उन्होंने हमें मिस्टर, मिस या मिसिस से डॉक्टर किया। मैं अपने ही टीचर के बारे में बात करूँगा, मुझे सब पता है, उन्हें कुछ नहीं मिला। हमें डॉक्टरेट करने से उन्हें कुछ क्रेडिट मिलती है, तो क्रेडिट तो भाई
आपको जब ज्वाइन करोगे तो पता चलेगा कि हम उसे कितना परेशान करते हैं, हम उसे कितना परेशान करते हैं। वो ऐसे होते हैं कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, बस बच्चा सेटल हो जाए। तो इनके तो जन्म जन्म कार मत भूलो, क्योंकि वो सिग्नेचर करे ना, वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें काम दे, हमें प्रॉब्लम सॉल्व करवाए, हमारी थीसिस पढ़े। आपको भी पढ़ने का बोले 200 पेज की बुक आप नहीं पढ़ोगे, और वो 200 पेज या 150 पेज की जो थीसिस होगी उसे 4 बार 5 बार पढ़ पढ़ के उसमें करेक्शन कर करके हमें देंगे। मेथड ऑफ पीएचडी प्रोग्राम, द यूनिवर्सिटी शैल ऑफर पीएचडी प्रोग्राम, तो 2 है, फुल टाइम, पार्ट टाइम। अब इसमें अलग अलग चीज़ें हैं, समझना पहले। फुल टाइम रिसर्च, द फुल टाइम स्कॉलर शैल हैव टू वर्क फुल टाइम फॉर एंटायर एजुकेशन ऑफ द पीएचडी प्रोग्राम एट द प्लेस असाइंड बाय द यूनिवर्सिटी, जहाँ उसे दिया गया है। पार्ट टाइम रिसर्च, the scholars who are employed shall be considered as a part-time research scholar and allowed to work in part-time mode and shall have to submit no objection certificate from the employer where the candidates is employed, clearly stating that। अब देखो कोई सपोज गवर्नमेंट जॉब में है तो उन्हें ये सब कुछ करना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। द कैंडिडेट इज परमिटेड टू परस्यू स्टडी ऑन अ पार्ट टाइम बेसिस, तभी जाके मिलेगा। हीज हर ऑफिशियल ड्यूटीज परमिट हिम हर टू डिवोट सफिशिएंट टाइम फॉर रिसर्च, ये भी तो है, पूरा करना है तो टाइम भी तो दोगे ना। इफ रिक्वायर्ड ही शी विल बी relieved from the duty to complete the course work। पर एक चीज़ याद रखना कि रूल के हिसाब से सब कुछ तो चाहिए, ऐसा नहीं कि एडमिशन हो गया तो हो ही जाएगा, नहीं। एप्लीकेबिलिटी, द पीएचडी स्कॉलर वो वर ऑलरेडी रजिस्टर्ड prior to the implementation of this ordinance will be governed by the ordinance or regulations that were in force at the time of their registration, मतलब उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। In any difficulty arises in applications, implementation, interpretation of this ordinance, the Vice Chancellor shall be complete authority to take the decision and his decision shall be final and binding। Definitely यूनिवर्सिटी के जो पिता है उनके हाथ में होना चाहिए, क्योंकि वाइस चांसलर है बराबर, तो उनकी आखिरी सत्ता रहती है। थैंक यू सो मच। मैंने कोशिश की कि आपको किन किन चीज़ों में से निकलना है, क्या टाइटल बदल सकते हैं, थीसिस कितनी कब रखनी है, सिनॉप्सिस कब रखनी है, कौन कौन से प्रावधान मिले हैं, ये सब आपको समझाने की ट्राई की है। आशा रखता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और एक और बात, ये जो कर रहा हूँ ये रिव्यू पाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये जगाने के लिए कर रहा हूँ। प्लीज़ इसे देखिए, शेयर कीजिए, समझिए। होप आपको अच्छा लगा। भारत माता की जय। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। हर हर महादेव।